नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष पुनिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रायपुर से। आज हम बात करेंगे पेट के इंपॉर्टेंट लक्षण के बारे में। इसका नाम है खून की उल्टी होना। खून की उल्टी होना एक साधारण कारण की वजह से भी हो सकती है या ऐसे कारण की वजह से हो सकती है जिसमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है या भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है। हम चर्चा करेंगे कि उल्टी में खून कहाँ से आ सकता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लिए किन जाँचों की ज़रूरत पड़ेगी और किन मरीजों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और किनको ओपीडी बेसिस पे ही हम ट्रीट करके घर भेज सकते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं खून की उल्टी के संभावित जगह के बारे में कि पेट के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहाँ से ब्लीडिंग होने की वजह से खून की उल्टी हो सकती है। खून की उल्टी संभवतः आमतौर पे देखा गया है कि या तो इसोफेगस जो फूड पाइप का चेस्ट का हिस्सा होता है, आमाशय जो पेट की थैली होती है, खाने की थैली होती है, या छोटी आंत का प्रारंभिक हिस्सा जिसके हम ड्यूोडेनम कहते हैं, यहाँ से खून की उल्टी के कारण होते हैं। यदि यहाँ पर ब्लीडिंग होती है तो उल्टी में खून आ सकता है। उल्टी में खून जब आता है तो खून का कुछ हिस्सा मल द्वार से काले लैट्रिन के रूप में बाहर निकलता है। हम चर्चा करेंगे कि खून की उल्टी हर एक हिस्से में किन कारणों की वजह से होती है। यदि हम खाने की पाइप के बारे में बात करें जो चेस्ट में होता है तो यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है। यदि हम कोई दवाइयाँ लेते हैं जैसे पेन किलर हो गया, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए, तो कई बार क्या होता है हम बहुत अच्छे से पानी नहीं पीते हैं और कभी कभी दवा का कुछ हिस्सा बिना घुले कुछ समय तक चेस्ट में रह जाता है और वहाँ पर वो अल्सर पैदा करता है जिसे हम पिल एसोफेजाइटिस बोलते हैं। इसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है। इसके साथ ही इसके दूसरे लक्षण होते हैं खाना खाते समय या खाना गुटकते समय खाने की पाइप में या चेस्ट के हिस्से में दर्द का होना। तो ये लक्षण जो होता है ये सजेस्ट करता है कि आपको अल्सर हो सकता है दवाइयों की वजह से। सेकेंड जो होता है कि बहुत सारे मरीजों में क्या होता है कि लंबे समय तक एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिड ऊपर की तरफ आता है, तो यही एसिड फूड पाइप में इसोफेगस में अल्सरेशंस पैदा कर देता है और कभी कभी अल्सर इतने गहरे हो जाते हैं कि उनसे ब्लीडिंग होती है जो उल्टी के माध्यम से या काले दस्त के रूप में बाहर निकलता है। तीसरी हम बात करें इसोफेगस में, तो इसमें होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वॉमिटिंग होती है यदि किसी को, तो जो फूड पाइप का पेट और छाती के बीच का हिस्सा होता है जिसे हम जी जंक्शन बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, तो वहाँ पर जो वहाँ की जो लेयर होती है, इनर लेयर, वहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसमें हल्का सा टेयर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मैलोरी वेस टेयर। यहाँ से ब्लीडिंग होती है जो उल्टी के रूप में बाहर आ सकती है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है इसोफेजियल वेरिसेस। जो खून की नलियां होती है जो फूड पाइप के आसपास होती हैं वो फूल जाती हैं। कुछ एक कंडीशन ऐसी, मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इन नसों के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नसें फूल जाती हैं जिसे हम वेरिसेस कहते हैं, और उस प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से कई बार ये नसें लीक कर जाती हैं और इसे बहुत अधिक मात्रा में, कई बार ऐसा होता है कि आधा लीटर 1 लीटर तक भी ब्लड का रिसाव होता है जो उल्टी के माध्यम से या काले दस्त के रूप में बाहर निकलता है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कारण। इसके अलावा जो बहुत रेयर कारण है इसोफेगस में ब्लीडिंग का या खून की उल्टी होने का वो है इसोफेगस के ट्यूमर। इसोफेगस के ट्यूमर जो होते हैं उनमें यदि किसी ब्लड वेसल्स का रिसाव होता है तो उसमें वो उल्टी के माध्यम से बाहर आता है। जो दूसरा हिस्सा होता है पेट का उसे हम कहते हैं आमाशय, जहाँ से खून की उल्टी हो सकती है। आमाशय में खून की उल्टी होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है पेट में अल्सर का होना, आमाशय में अल्सर का होना, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर और उसका यदि छोटे रूप की हम बात करें इसे हम गैस्ट्रिक इरोजन्स बोलते हैं। इरोजन्स मतलब अल्सर का छोटा रूप। ये इनका जो मुख्य कारण होता है वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन या फिर पेन किलर्स और एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से पेट में अल्सर्स बनते हैं और अल्सर का सब मेजर कॉम्प्लिकेशन है खून की उल्टी होना या ब्लड का रिसाव होना। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कारण है, अगेन जब प्रेशर बढ़ता है नसों के अंदर में, कुछ हमने जो चर्चा की इसोफेजियल वेरिसेस के बारे में, उसी प्रकार के गैस्ट्रिक वेरिसेस भी होती हैं। पेट के अंदर भी कुछ, आमाशय के अंदर भी कुछ नसें होती हैं जो कुछ एक मेडिकल कंडीशन में फूल जाती हैं। फूलने की वजह से उनके अंदर का प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें लीकेज होता है और खून की उल्टी हो जाती है। इसमें मैसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है क्योंकि नसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि इससे मेडिकल इमरजेंसी के रूप में तुरंत तत्काल इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो थोड़े से रेयर कारण है उसमें आता है पेट में कैंसर का होना, आमाशय का कैंसर। इसके भी 2 प्रकार के कैंसर होते हैं, एडेनोकार्सिनोमा, और दूसरा जो होता है जिस्ट या GIST, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। इसकी वजह से भी खून की उल्टी हो सकती है। सबसे रेयर कारण है, खासकर जो बच्चों में होता है, वो है ड्यूरोफाइज रीजन। इसमें क्या होता है कि पेट के आमाशय के अंदर की म्यूकोजा, अंदर की जो सतह होती है उसके अंदर कुछ एक ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं, फूलने की वजह से उसमें लीकेज होता है, रुक के लीकेज होता है, और उससे बीच में पेशेंट को
रह रह के कभी रह रह के खून की उल्टी हो सकती है, जिसे बहुत आसानी से एंडोस्कोपी के माध्यम से ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हो गए अमाशय की होने वाली बीमारियां जिसकी वजह से खून की उल्टियां हो सकती है। हम आगे चलते हैं, जो छोटी आंत का प्रारंभिक हिस्सा होता है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसे हम कहते हैं ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम में बीमारियों की वजह से भी खून की उल्टी हो सकती है। सबसे मुख्य कारण होता है ड्यूोडेनल अल्सर। जो ड्यूोडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम ड्यूोडेनम का बल्ब कहते हैं, उसमें अल्सर सबसे अधिक बनता है। अल्सर बनने के कारण जो होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के जैसे ही होते हैं, एच पाइलोरी इन्फेक्शन और पेन किलर्स, ये दो मुख्य कारण होते हैं ड्यूोडेनम में अल्सर बनने के। अल्सर का मुख्य कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो होता है परफोरेशन एंड ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग एक ऐसा लक्षण है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट अस्पताल पहुंचते हैं, और इसके लिए हमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है डायग्नोसिस के लिए। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है ट्यूमर। जो छोटी आंत का प्रारंभिक हिस्सा होता है ड्यूोडेनम, उसमें ट्यूमर हो सकते हैं। ट्यूमर से अंदर की जो लेयर होती है म्यूकोसा में अल्सरेशंस होते हैं और उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा हम आगे चलते हैं, जो ड्यूोडेनम का जो सेकंड पार्ट होता है जिसे हम D2 कहते हैं, उसमें एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं पैपिला। पैपिला में दो नलियां खुलती हैं, एक होता है पित्त की नली और एक होता है पैंक्रियास की नली। यदि पित्त की नली के किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो तो वो ब्लड पैपिला के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचता है और खून की उल्टी के रूप में बाहर आ सकता है। उसी प्रकार से यदि पैंक्रियास की नली के अंदर ब्लीडिंग हो तो वो भी पैपिला के माध्यम से बाहर आता है, छोटी आंत में पहुंचता है और खून की उल्टी के रूप में बाहर आता है। तो पित्त की नली में जो ब्लीडिंग होती है उसे हम कहते हैं हीमोफिलिया, और पैंक्रियास की नली में जो ब्लीडिंग होती है उसे हम कहते हैं हीमोसकस पैंक्रेटिकस। हीमोसकस पैंक्रेटिकस बहुत एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रेटिस का, पैंक्रियास की सूजन की बीमारी का, जिसका जो ट्रीटमेंट है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा या एम्बुलाइजेशन के द्वारा किया जा सकता है। एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें एडमिशन की जरूरत पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी में खून आता है तो उसे और कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं और उसे क्या करना है। खून की उल्टी होने के साथ साथ लैट्रिन काले रूप में हो सकती है, जिसे हम मलीना कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसके अलावा खून के रिसाव की वजह से कमजोरी हो सकती है, थकावट हो सकती है, फटीग, वीकनेस, सिर का भारीपन, हल्का लगना ऐसा महसूस हो सकता है। कुछ एक मरीजों में ये भी देखा गया है कि उनको बीच बीच में रह रह के इंटरमिटेंटली लैट्रिन काली आने की शिकायत होती है और साथ में कमजोरी और थकावट के सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे मरीजों में से कुछ जो अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी जो प्राइमरी कंप्लेंट्स रहती हैं, मेन कंप्लेंट हमेशा वो कहते हैं कि हमें थकावट हो रही है, कमजोरी हो रही है। और जब उनसे हम डिटेल में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि भैया हमें बीच में रह रह के काली लैट्रिन आ रही है। जब उनके टेस्ट होते हैं तो पता चलता है हीमोग्लोबिन कम है। तो ऐसे मरीजों में जो खून का रिसाव थोड़ा थोड़ा करके होता रहता है, जो ऑब्वियस या प्रारंभिक तौर पे खून की उल्टी के रूप में नहीं होता है, लेकिन इनके जो लक्षण रहते हैं वो इसी प्रकार से रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लड का रिसाव होना, लैट्रिन काली आना और खून की कमी होना। तो इस तरह के मरीज खासकर जो देखे गए हैं वो ओल्ड एज पॉपुलेशन में, जिनमें खून पतला करने की दवाएं चलती हैं, जिनको पेन किलर्स चलते हैं, तो उसमें इस तरह के सिम्टम्स और इस तरह की फाइंडिंग्स देखी गई हैं। यदि इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, आपकी वाइटल स्टेटस कैसी है, आपका कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, ये सब देखा जाता है और उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि एंडोस्कोपी तुरंत करनी है, एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। यदि वाइटल स्टेबल है, ब्लड प्रेशर, पल्स ठीक है, तो एंडोस्कोपी के माध्यम से हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, और काफ़ी सारी कंडीशन में एंडोस्कोपी के माध्यम से ब्लीडिंग का कंट्रोल भी किया जा सकता है। उसका ट्रीटमेंट तत्काल एंडोस्कोपी के साथ साथ ही किया जा सकता है। बहुत सारी तकनीकें होती हैं एंडोस्कोपी के साथ में, जिसमें हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसी को बहुत छोटा अल्सर है तो उसमें इंजेक्शन थेरेपी होती है। किसी को ब्लीडिंग वेसल है, जहाँ कोई ऐसी नस है जहाँ से ब्लड का रिसाव हो रहा है, तो उसमें क्लिपिंग की जा सकती है। यदि अंदर नसें फट गई हैं, जैसे इसोफियल वायरसेस में होता है, तो उसमें इंडोस्कोपिक वेरिशियल लाइगेशन नाम की तकनीक होती है, जिसमें छल्ले या बैंड्स के माध्यम से नसों को बांध दिया जाता है और ब्लीडिंग को इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सकता है। उसी प्रकार से यदि स्टमक में जो वायरसेस होते हैं, खाने की थैली या आमाशय में जो वायरसेस होते हैं, उसमें यदि ब्लीडिंग होती है तो इसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लू इंजेक्शन या साइनोएक्रिलेट ग्लू इंजेक्शन। इसके माध्यम से ब्लीडिंग को
कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब भी ब्लीडिंग के पेशेंट आते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम पेशेंट को स्टेबलाइज करें, उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें, उसके कॉन्सिस्टेंट लेवल को देखें। यदि वो सब कुछ स्थिर होने के बाद ही एंडोस्कोपी प्रेफर की जाती है। एंडोस्कोपी से हम ये तय कर सकते हैं कि किस पेशेंट को भर्ती की ज़रूरत है और किसको भर्ती की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा लगता है कि एंडोस्कोपी में बहुत ज़्यादा मेजर फाइंडिंग नहीं आई है, सिंपल सा अल्सर है जो एक्टिवली ब्लीड नहीं कर रहा है, और या फिर छोटा सा अल्सर है जिसकी ब्लीडिंग एंडोस्कोपी के माध्यम से कंट्रोल कर ली गई है, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग एडमिशन की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। तो एंडोस्कोपी बहुत ज़रूरी हो जाता है पेशेंट के ट्रायल के हिसाब से किसको एडमिशन करना है, किसे एडमिशन नहीं करना है। इसके अलावा एडमिशन का डिसीजन पेशेंट की वाइटल कंडीशन जैसे पल्स, ब्लड प्रेशर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके आधार पर भी किया जाता है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि हम अधिक से अधिक लोगों को पेट की बीमारियों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में अवेयर कर सकें, ताकि जांच और इलाज में देरी ना हो और सही समय पर सही ट्रीटमेंट किया जा सके। थैंक यू।